गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी वर्तमान में एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए तिथि घोषित कर दी गई है तथा उसके लिए परीक्षा के लिए फॉर्म डालना भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसके लिए हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए फ्री प्रीलिम्स की कक्षाएं चला रहे हैं, जिसमें आज हम 14वीं कक्षा चला रहे हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख जलवायु। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पहले वाले लेक्चरों में कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में तकरीबन 10 से 20 क्वेश्चन मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के आते हैं। इसीलिए बिना मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के आपका कुछ नहीं होने वाला। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ कितनी अच्छी बात कही गई है कि दूसरों की सोच से अधिक कर दिखाना ही आपकी असल सफलता है। इसको ध्यान रखना, दूसरों की सोच से अधिक कर दिखाना ही आपकी सफलता है। तो आप इसको कैसे समझ सकते हैं, तो मैं समझा देता हूँ कि आपका जो पड़ोसी है वो सोचता है कि ये ग्रुप डी का पेपर ही निकाल सकता है, या फिर आपका पड़ोसी सोचता है कि ये केवल एमपीपीएससी ही निकाल सकता है। नहीं, आपका जो पड़ोसी सोच रहा है उससे 12 में ज़्यादा निकालो। अगर आपका पड़ोसी कह रहा है कि आप एमपीपीएससी निकाल सकते हो तो आप यूपीएससी निकालिए, और आपका पड़ोसी कह रहा है कि आप एमपी पुलिस का पेपर निकाल सकते हो तो आप एसआई का निकालिए, और वो कह रहा है एसआई का निकाल सकता है तो एमपीपीएससी का निकालिए। जो आपका पड़ोसी या जो दूसरा सोच रहा है ना, उससे ज़्यादा ही आपको करके दिखाना है। ये नहीं कि उसने सोचा कि आप एमपीएसआई बन जाओगे, आप कांस्टेबल भी नहीं बन पा रहे। तो इसको विशेष ध्यान रखना है, जो सामने वाला सोच रहा है उससे पर हमेशा आपको बड़ा सोचना है और बड़ा करके दिखाना है। तो हम बढ़ते हैं आज की लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख जलवायु। तो उसके पहले हम थोड़ा जलवायु के पहले हम थोड़ा आपको बता दें बेसिक वगैरह। तो जलवायु मौसम की दशाओं की सामान्यकृत स्वरूप है। क्या है? सामान्यकृत स्वरूप है। जो आपने देखा होगा कि सामान्य क्या रहता है, जैसे अभी वर्षा, अभी ठंड, अभी क्या लगा हुआ है अपने यहाँ, ठंड लगी हुई है, ठीक ना। तो इसमें वर्ष भर या इससे अधिक भी लंबे काल की औसत दशाओं का महत्व दिया जाता है। काय में? मध्य प्रदेश की जलवायु में लंबे समय तक जो चलता है उसका औसत दशाओं का महत्व दिया जाता है। मौसम की दिशाओं के अंतर्गत तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायुदाब, वायु दिशा आदि विक्षोभ आदि बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें आती हैं, जो आपको इसमें वायु की जल मध्य प्रदेश की जलवायु में और मध्य प्रदेश के मौसम के विक्षोभों में देखने को मिल जाएंगी। तो मौसम के अंतर्गत अल्पकालीन एवं जलवायु में दीर्घकालीन दशाओं का सामान्यीकरण एक समग्र रूप है। इसको भी आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले आपको मैंने बता चुका हूँ, मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, इसको ध्यान रख सकते हैं। और इसके बाद आता है मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? मानसूनी है, और कर्क रेखा के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कौन से भाग से गुजरती है? मध्य भाग से गुजरती है। इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं थोड़ा। और इसके बाद आता है, अतः 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है, और अतः प्रदेश में गर्म होने से लगता है। क्या होता है? 21 मार्च को सूर्य उत्तरायण होता है। ये यूपीएससी एमपीपीएससी सबसे रिलेटेड क्वेश्चन है, चाहे आप एमपी पुलिस का पेपर दे रहे हो। जो अतः मध्य प्रदेश गर्म होने लगता है, सूर्य की 36 किरणें लंबवत होती जाती हैं, तथा 21 जून को कर्क रेखा सूर्य के निकट कर्क रेखा के निकट सूर्य लंबवत चमकता है। कब? 21 जून को। इसको ध्यान रख सकते हैं। तेज धूप से राज्य का तापमान बढ़ता जाता है। और यही थोड़ा बेसिक था, तो आप बेसिक तो समझ रहे होंगे। क्या है, ऐसा तो बेसिक खत्म ही नहीं हो पाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। क्या है लेक्चर में आता है सबसे पहले तापमान का वितरण। तो मध्य प्रदेश में तापमान का वितरण कैसा कैसा है, तो इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में तापमान का सीधा संबंध समुद्र की निकटता और समुद्र तल की ऊंचाई से होता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही आ सकता है कि मध्य प्रदेश में तापमान का संबंध कैसे होता है, तो समुद्र की निकटता और समुद्र तल की ऊंचाई से होता है। दूसरा आता है, ग्वालियर नगर में मार्च का अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस रहता है। अधिकतम रहता है कब? मार्च माह में। और दक्षिणी मध्य प्रदेश में नगर खंडवा में इसी माह का अंतिम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या है? ये थोड़ा बेसिक डेटा है, आपको थोड़ा आपको समझाने के लिए कि किस जगह कितना ज़्यादा तापमान रहता है और किस जगह कितना कम रहता है। तो ग्वालियर में कितना रहता है? 32.9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, और खंडवा में 36.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले नीमच का मार्च में अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 32.7 डिग्री सेल्सियस होता है। और न्यूनतम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको भी ध्यान रख सकते हैं आप। न्यूनतम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब आता है, संपूर्ण मध्य प्रदेश में मई माह में सबसे ज़्यादा गर्म होता है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा गर्मी कब होती है, तो मई माह में होती है। इसको ध्यान रख सकते हैं। और मई माह में ग्वालियर का अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है? कितना होता है? 42.6 डिग्री सेल्सियस। और खंडवा का 41.9
डिग्री सेल्सियस और सतना का 48 डिग्री सेल्सियस और नीमच का 49.2 डिग्री सेल्सियस। अब आपको ये क्यों लिखे गए हैं 4, इनके बारे में मैं थोड़ा बता दूं। आप लोगों से वहां क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित को घटते से बढ़ते क्रम में, ताप के घटते से बढ़ते क्रम में लिखिए। तो मैंने चारों लिख दिए जो बढ़ते से घटते क्रम में है। इन चारों को सबसे पहले कौन सा आएगा, नीमच। सबसे पहले कौन सा आएगा, नीमच। दूसरा आएगा सतना, तीसरा आएगा खंडवा, चौथा आएगा ग्वालियर। इन चारों को आपको पढ़ते जाना है और इसको थोड़ा अच्छे से याद कर लेना है। इसको कैसे आप नीस खंग इसकी आप शॉर्ट बना सकते हैं। नीस खंग, नीस की कितनी है, नी की कितनी है 49.2, सा की कितनी है 48 डिग्री और खा की कितनी 41.9 और सॉरी इसका ये ऐसा नहीं आएगा, गखंग आएगा, गखंग, क्योंकि 42 है यहाँ पे 41 है, ठीक ना, इसको ध्यान रख सकते हैं। अब मध्य प्रदेश की औसत अधिकतम तापमान कितना है, 33.90 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है मध्य प्रदेश का औसत डिग्री सेल्सियस तापमान, 33.90 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मध्य प्रदेश का सबसे न्यूनतम तापमान दिसंबर माह में अंकित किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान कब होता है, तो दिसंबर माह में। दिसंबर में क्या होती है, ठंड होती है। अभी जो आपको इसके 1 महीने पहले, 1 महीने क्यों, अभी 3 4 5 6 दिन तो हुए ही हैं इस साल के, तो दिसंबर तो लगा ही था। तो दिसंबर सबसे कम ठंड का सबसे कम तापमान कब होता है, मध्य प्रदेश का दिसंबर में होता है। अब उसके बाद थोड़ा देख लीजिए कि मध्य प्रदेश और पचमढ़ी में जनवरी का दैनिक तापांतर अधिक रहता है। दैनिक तापांतर का मतलब समझते हो आप लोग, उसके बारे में बता दे रहा हूँ। दैनिक तापांतर बाह्य अंतर होता है जिसमें किसी दिन की सबसे अधिक ठंड या फिर सबसे कम तापमान तथा सबसे अधिक तापमान के अंतर को क्या कहते हैं, दैनिक तापांतर कहते हैं। इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्योंकि वर्षा के कारण रात्रि का तापमान क्या होता है, गिर जाता है। आपने देखा ही होगा कि अभी दिसंबर माह में, जनवरी में वर्षा हो जाती है। अभी दिल्ली में वर्षा हो रही है रिसेंटली, तो उस कारण से मध्य प्रदेश का तापमान बहुत ज़्यादा गिर गया है। यहाँ कोहरे जैसी धुंध दिखाई को देखने को मिल रही है। अब देख लीजिए थोड़ा वर्षा क्या है। वर्षा ऋतु नहीं है, ऋतु के बारे में अभी अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये क्या है, वर्षा है कि इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। मध्य प्रदेश में मानसून वर्षा पर प्राप्त करता है, क्या वर्षा से प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, काय से प्राप्त करता है, मानसून से वर्षा प्राप्त करता है मध्य प्रदेश। इसको ध्यान रखना। वर्षा ये मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर अधिकांश वर्षा जून से सितंबर के मध्य होती है। कब होती है यहाँ वर्षा, जून से सितंबर के मध्य होती है। इसके आसपास ही होगी, इसकी ऐसा नहीं होगी कि आप कहो कि फरवरी में वर्षा होने लगे, तो फरवरी में बहुत कम चांस होगी जब वर्षा होना स्टार्ट होगी। देखिए अधिकांश वर्षा जून से सितंबर तक होती है। यह वर्षा उन हवाओं द्वारा होती है जिन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है मध्य प्रदेश में वर्षा किन मानसून द्वारा होती है, तो वहाँ उत्तर पश्चिम, पूरा पश्चिम सब दिशाएं दे देंगे, तो कौन सा है, दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा होती है। मध्य प्रदेश में मानसून की वर्षा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों क्षेत्रों से उठने वाली हवाओं से होती है। कौन कौन सी, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों क्षेत्रों से उठने वाली हवाओं से होती है। अब पश्चिमी भाग में जब अरब सागर की मानसून हवाओं से जल प्राप्त होते हैं, क्या जल प्राप्त करते हैं, तो उस समय बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाओं से पूर्वी भाग में वर्षा होती है। कहाँ से होती है, पूर्वी भाग में वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर और चंबल संभाग में औसत वार्षिक वर्षा बहुत कम होती है। कितनी, औसत वार्षिक वर्षा क्या होती है, बहुत कम होती है मध्य प्रदेश और ग्वालियर संभाग में। क्वेश्चन आ सकता है निम्नलिखित में से कितने संभाग, कौन से संभाग हैं जहाँ वर्षा कम होती है, तो ग्वालियर और चंबल संभाग में औसत वार्षिक वर्षा कम होती है। मध्य प्रदेश के भिंड में 55 सेंटीमीटर वर्षा अंकित की गई है। यहाँ पर कितनी सेंटीमीटर वर्षा अंकित की गई है, 55 सेंटीमीटर वर्षा अंकित की गई है। तो 60 सेंटीमीटर की समद्रावष्टि रेखा मध्य प्रदेश को पूर्वी एवं पश्चिमी दो भागों में विभाजित करती है। यह रेखा सतना, पन्ना और दमोह, रायसेन, होशंगाबाद होती हुई बैतूल तक जाती है। कहाँ कहाँ जाती है, तो ये पन्ना, सतना, दमोह, रायसेन, सागर, होशंगाबाद होती हुई बैतूल तक जाती है। पूर्वी विभाग मुख्यतः चावल एवं पश्चिमी भाग में गेहूँ। आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मुख्यतः किस चीज़ की फसल उगाई जाती है, तो चावल की, और पश्चिमी भाग में गेहूं की और बाजरा की। बाजरा नहीं है, बाजरा है, ठीक ना, इसको ध्यान रख सकते हैं। मध्य प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, 60 सेंटीमीटर से कम है। कितनी है, 60 सेंटीमीटर से कम। अब आता है मंडला बालाघाट की गिरती हुई 139 सेंटीमीटर क्या होती है, वर्षा का क्षेत्र है। बालाघाट का जो क्षेत्र है 139.7 सेंटीमीटर वर्षा का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा पचमढ़ी में। अब क्वेश्चन ये आ सकता है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो कहाँ होती है, पचमढ़ी में। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, भिंड में। इसको बस ध्यान रख लेना है, ये एमपी पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो पचमढ़ी में, और सबसे कम वर्षा होती है भिंड जिले में। अब आते हैं थोड़ा
हाँ ये आता है, वर्षा हो गई ना, हाँ हो गई वर्षा। अब वर्षा के बाद आते हैं ऋतुएं। मध्य प्रदेश में ऋतुएं कितने प्रकार की होती है? तो मध्य प्रदेश में ऋतु 3 प्रकार की हैं। आपको ऋतु तो मालूम ही होगी, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं ऋतुओं के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं ग्रीष्म ऋतु पर। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु मार्च के मध्य से जून के मध्य तक रहती है। कब? मार्च के मध्य से जून के मध्य तक रहती है। यह साधारण शुष्क प्रकार की होती है, इसको ध्यान रख सकते हैं। ग्वालियर मुरैना के बाद दतिया को ग्वालियर मुरैना एवं को दतिया के बाद घेरती हुई, क्या खेती नहीं, घेरती हुई 42.50 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा मिलती है। कितनी? 42.50 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा क्या होती है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस कर लेंगे। 400 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा में मंडला, शहडोल, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, शाजापुर, देवास, इंदौर, धार, उज्जैन, झाबुआ, रतलाम, नीमच व मंदसौर शामिल है। इसको भी ध्यान रख सकते हैं आप। अब मध्य प्रदेश का सबसे गर्म क्षेत्र कहाँ है, क्वेश्चन आ सकता है। तो मध्य प्रदेश का सबसे गर्म क्षेत्र खजुराहो, इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं शीत ऋतु क्या है। तो शीत ऋतु के लिए, उसके पहले मैं थोड़ा बता दूं आपको शीत ऋतु क्या है। सितंबर में सूर्य की दक्षिणायन होने के साथ ही सितंबर में सूर्य की दक्षिणायन होने के साथ ही औसत तापमान में गिरावट आने लगती है। क्या बात आती है? जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो उसके औसत तापमान में गिरावट आने लगती है। वर्षा तथा आर्द्रता की अधिकता के कारण भी ऐसा होता है, इसको ध्यान रखते इसको ध्यान रख सकते हैं आप। वर्षा तथा आर्द्रता की अधिकता के कारण ही ऐसा होता है। अक्टूबर में संपूर्ण मध्य प्रदेश का तापमान 20.9 डिग्री सेल्सियस से 26.6 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, इसको ध्यान रखिए। और संपूर्ण उत्तरी मध्य प्रदेश में 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान रहता है। और दक्षिणी भाग में तापमान बढ़ता जाता है। क्या होता है? दक्षिणी भाग में तापमान बढ़ता जाता है और 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। कैसा रहता है? 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और दक्षिणी भाग में तापमान बढ़ता जाता है। क्या होता है? अब इसको ध्यान रखिएगा, क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में तापमान बढ़ता है, उत्तरी भाग में तापमान बढ़ता है, दक्षिणी भाग में तापमान बढ़ता है और पूर्वी भाग में तापमान बढ़ता है। तो आप कहाँ क्या लगाएंगे? मध्य प्रदेश के कहाँ गया? दक्षिणी भाग में तापमान बढ़ता है। तो बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, खरगोन में तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। अब मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान क्या है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान दतिया है। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक ठंड कहाँ पर होती है? शिवपुरी में। कहाँ होती है? शिवपुरी में। इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब आती है लास्ट ऋतु, जिसे कहते हैं हम वर्षा ऋतु। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश में जून के मध्य तक वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। कब प्रारंभ हो जाती है? मध्य प्रदेश में जून के प्रारंभ तक वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। कब तक प्रारंभ हो जाती है? जून के मध्य तक, इसको ध्यान रखिए। अब जून से वायु में आर्द्रता बढ़ने लगती है। क्या होती है? जून से वायु में आर्द्रता बढ़ने लगती है, क्योंकि वर्षा होती है तो आर्द्रता बढ़ जाती है। अब देखिए क्यों होती है। सागर से आने के, अब देख लीजिए, सबसे पहले इसको ध्यान रखिए। मध्य प्रदेश में वर्षा हिंद महासागर नहीं, पश्चिम बंगाल और अरब सागर दोनों जगह से होती है, इसको ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु के 4 माह में औसतन 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। कब? 4 माह में कितनी वर्षा होती है? 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। और आता है इसके बाद घटकर पश्चिमी भागों में ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर में 45 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। देख रहे हैं आप, 45 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा देखने को मिल जाएगी। कहाँ? उत्तरी पश्चिमी भागों में। अब आते हैं धार, बड़वानी, झाबुआ, खरगोन व पश्चिमी मंदसौर में भी 50 से 60 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कहाँ कहाँ? धार, बड़वानी, झाबुआ, खरगोन व पश्चिमी मंदसौर में 50 से 60 सेंटीमीटर तक वर्षा देखने को मिल जाएगी। अब सबसे पहले आपको क्वेश्चन आ जाता है कि मध्य प्रदेश में सबसे कम औसत वर्षा कब होती है? तो अक्टूबर माह में मध्य प्रदेश की सबसे कम औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो अब ये सारा हमारा आज का प्यारा लेक्चर था। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को मेरा चैनल अगर अच्छा लग रहा हो ना, तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अपने चैनल को। और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारी जो लेटेस्ट वीडियो है वो आपके पास रोज आ सके। और दूसरा मेरा कहने का मतलब ये है भाई, कि आप लोग पढ़ लीजिए। अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपको बस ये है कि रोज़ 2 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे में आपका उद्धार हो जाएगा। बस याद करते जाइए 2 घंटे का, और कुछ नहीं करना है। थोड़ा मेरा ये है कि जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना या नोट्स बनाते हैं, तो एक जो आपका मित्र है जो पढ़ नहीं पा रहा ना, जिसके पास फ़ोन अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आप नोट्स भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ज्वाइन टेलीग्राम, FB, इंस्टाग्राम। जय हिंद।